सेना ने कीव पर रूस के कब्जे के दावे को गलत बता दिया। एक रोज पहले ही रूसी सेना ने राजधानी कीव में घुसने और वहां के कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा किया था और अपने दावे को सही ठहराने के लिए एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से कीव में घुसती दिखी थी। कुछ इलाकों में रूस ने दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने के लिए रडार तक तैनात कर दिए। यही नहीं, यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए मिसाइल तक दागी गई। इस वीडियो को जारी कर रूस ने कीव में घुसने और कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया था, लेकिन एक दिन बाद ही यूक्रेन की सेना ने रूस के इस दावे को गलत ठहरा दिया। перший, другий танк, і вони як таргани так. पिछले कई दिनों से रूसी सेना कीव में दाखिल होने और उस पर कब्जा जमाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिल सकी है। वहीं खबर है कि पाकिस्तान में इमरान को कुर्सी से हटाने की साजिश जिनपिंग ने रची। इमरान पाकिस्तान में मची सियासी उठापटक का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कभी चीन या जिनपिंग का नाम तक नहीं लिया, लेकिन खबर है कि इमरान जिनपिंग की आंखों में खटक रहे थे, इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे से इमरान की कुर्सी छीनने का षड्यंत्र रचा। ये तो किसी से नहीं छिपा कि पाकिस्तान चीन की भीख पर जिंदा है। कहा जा रहा है कि फरवरी में इमरान खान जब जिनपिंग से मिले थे तो उन्होंने उनके आगे पैसों के लिए हाथ फैला दिए थे। यही नहीं, 2 दिन पहले हुई इस्लामाबाद की रैली में भी उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांधे थे कि पिछले 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। लेकिन खबर है कि चीन इमरान को सिरदर्द मान रहा है, क्योंकि इमरान राज में पाकिस्तान में चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC पटरी से उतर गया और यही बनी इमरान की सरकार पर संकट आने की वजह। कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने ही इमरान को हटाने की स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बड़े ही शातिर तरीके से इमरान को पता चले बिना पाकिस्तान की आर्मी और वहां की विपक्षी पार्टियों को अपना मोहरा बनाया और उनकी सरकार गिराने की साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। खबर है कि इमरान राज में शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC न सिर्फ ठप हो गया, बल्कि इस पर काम कर रही चीन की कंपनियों को भी पाकिस्तान सरकार ने भुगतान नहीं किया। इस बारे में हाल ही में चीन की एक कंपनी ने इमरान सरकार को चिट्ठी भेजी थी, जिसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को चीन की कंपनी को 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करना था, लेकिन अब तक उसे सिर्फ 875 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ है। यही नहीं, चिट्ठी में पैसे देने के लिए 24 मार्च तक की डेडलाइन भी दी गई थी। कहा जा रहा है कि ये तो इमरान सरकार को चीन की सिर्फ एक कंपनी की धमकी थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि चीन की कंपनियों के अरबों रुपए इमरान सरकार में फंसे हुए हैं। इमरान ने यही गलती नहीं की, बल्कि कुर्सी संभालने के बाद से वो लगातार CPEC की ऐसी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं जिन्हें गुप्त रखना था। समझौते के मुताबिक पाकिस्तान डील की डिटेल किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से साझा नहीं कर सकता था, लेकिन कर्ज के लिए इमरान ने CPEC की शर्तें अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF से साझा की, क्योंकि IMF अपने सदस्य देशों को आर्थिक मदद देती है। और माना जा रहा है कि इन्हीं वजह से जिनपिंग ने ठान लिया कि वो इमरान को उनकी कुर्सी से हटाकर दम लेंगे। वैसे खबर है कि कुर्सी के इस खेल में मामला सिर्फ पैसे का ही नहीं, बल्कि नियत का भी है। और कहा जा रहा है कि इमरान की बदली नियत ने जिनपिंग को पाकिस्तान की सियासी सर्कस का रिंग मास्टर बना दिया। पिछले महीने जब इमरान जिनपिंग से मिले तो उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि मुस्कुराकर हाथ मिलाने वाले और खुद को उनका दोस्त कहने वाले जिनपिंग उनकी पीठ में खंजर घोंपेंगे। वैसे सिक्के का दूसरा पहलू ये कह रहा है कि इमरान ने चीन को धोखा दिया, और वो भी कोई ऐसा वैसा धोखा नहीं। खबर है कि इमरान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के जरिए अमेरिका को ये डील दी थी कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका CPEC जैसा कोई ऑफर दे तो वो चीन के साथ CPEC को खत्म करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और ये बात चीन तक पहुंच गई और जिनपिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और शुरू हो गई इमरान सरकार की उल्टी गिनती। यूक्रेन की सेना ने रूस के खतरनाक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। ओरलान 10 नाम का यह ड्रोन यूक्रेन के सैनिक ठिकानों की सटीक जानकारी रूस की सेना के पास भेजता था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि खुद छिपकर जासूसी करने वाला ड्रोन यूक्रेन के सैनिकों की नजर में आ गया और उन्होंने इसे ढेर कर दिया।
इसकी कुछ तस्वीरें भी उनकी तरफ से जारी की गईं, जिनमें रूस का ड्रोन जमीन पर गिरा नजर आया। उसके पास ही यूक्रेन का एक सैनिक भी बैठा दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ड्रोन कैमरे के जरिए ली गई उनकी सैन्य ठिकानों की जानकारी रूसी सेना के पास भेजता था, जिसकी मदद से रूस के सैनिक उनके ठिकानों पर बमबारी करके उन्हें तबाह कर देते थे। और इस बार भी ये ड्रोन ऐसा ही करने आया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हमला करके उसे मार गिराया। और यूक्रेन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि रूस का ये जासूसी ड्रोन आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी सटीक जानकारी देता है और इसमें उसकी मदद करते हैं ड्रोन में लगे अलग अलग तरह के कैमरे। ओरलान 10 ड्रोन में एक डे लाइट कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और एक वीडियो कैमरा लगा होता है, जिनकी मदद से दिन हो या रात ये किसी भी इलाके की छोटी से छोटी जानकारी भी जुटाने में माहिर होता है। ये इतना खतरनाक जासूस है कि अपने लॉन्च स्टेशन से 120 किलोमीटर से 600 किलोमीटर दूर तक जाकर ये वहां की तस्वीरें आसानी से कैद कर सकता है। और इसी वजह से इसने यूक्रेन की सेना की नाक में दम कर दिया, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठी रूस की सेना को यूक्रेन के सैन्य अड्डों का पता ओरलान 10 ड्रोन की मदद से आसानी से चल जाता था, जिसके बाद रूसी सेना अपनी मिसाइलों की मदद से यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर देती थी। पिछले कुछ रोज में रूस ने इसी तरह यूक्रेन के कई हथियार गोदाम बमबारी से नेस्त नाबूद कर दिए। यही नहीं, रूस ने एक के बाद एक कई तेल डिपो को भी निशाना बनाया। माना जा रहा है कि रूस के जासूस ड्रोन ही यूक्रेन के उन ठिकानों की सटीक जानकारी रूसी सेना को भेजते थे, जिसके बाद वो हमलों को अंजाम देती थी। रूसी सेना से भिड़ने के लिए यूक्रेन ने पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल तेज कर दिया, जो उसे अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से मिली। और इस घातक हथियार के जरिए यूक्रेन के सैनिक छिपकर रूसी सेना के हेलीकॉप्टर और टैंकों को आसानी से निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, वजन कम होने की वजह से इसे आसानी के साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये मिसाइल सिस्टम लोहे के पाइप जैसा दिखता है, जिसके अंदर मिसाइल डाली जाती है और फिर कंधे पर रखकर इसे चलाया जाता है। ट्रिगर दबते ही इससे निकली मिसाइल दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ती है। इस मिसाइल सिस्टम के जरिए जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ ही जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी दागी जा सकती है, यानी हेलीकॉप्टर और टैंक दोनों को तबाह किया जा सकता है। जंग के मोर्चे पर यूक्रेन ने रूस की सेना के काफिले पर बड़ा हमला करने का दावा किया। इस हमले में पुतिन की पलटन को काफी नुकसान पहुंचा और इन्हीं जोरदार धमाकों से रूसी सेना की गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इसके बाद वहां जमीन से काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रिमोट कंट्रोल के जरिए इन धमाकों को अंजाम दिया। इससे पहले वहां सड़क पर गाड़ियों की एक लंबी कतार आगे बढ़ती दिखी, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही वहां एक के बाद एक कई धमाके हो गए और पल भर में उस सड़क से गुजर रहा ये काफिला राख के ढेर में बदल गया। हालांकि इस दौरान धमाकों की चपेट में आने से बची कई गाड़ियों ने अपना सफर जारी रखा। युद्ध पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। सेना हटाना सीजफायर नहीं है, कीव चढ़ने में हमले घटाएगा रूस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध पर रूस ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि वो हमले कम करेगा कीव और चढ़ने में। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा कि सेना हटाना सीजफायर नहीं है। खार्किव के एक गांव से रूस की सेना अपने सैनिकों के शव छोड़कर भाग खड़ी हुई। यूक्रेन का दावा है कि उसने शहर के कुछ गांव को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है और इसी का नतीजा है कि रूस की सेना अपने कुछ फौजियों के शव छोड़कर वहां से उल्टे पांव लौट गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें खार्किव के उस गांव में हर दूसरे कदम पर रूस के सैनिकों के शव नजर आए। वहां सब कुछ तबाह दिखा, चारों तरफ सिर्फ बर्बादी दिखाई दी और उसी के बीच रूस के फौजियों के शव भी। जंग का हिस्सा रहे उन रूसी सैनिकों के शव जहां तहां पड़े रह गए, कुछ सड़क पर और कुछ शव गड्ढे के अंदर। न केवल शव बल्कि जेड का निशान वाले कुछ रूसी टैंक भी वहां कबाड़ में बदले दिखे। जर्मनी में जेड निशान के साथ प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेड निशान यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन करता है और जर्मनी इस युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसी वजह से उसने रूस का समर्थन करने वाले जेड निशान के साथ प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई का मन बना लिया। ये जेड निशान तब चर्चा में आया जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। उस दौरान यूक्रेन में दाखिल हुए रूसी टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर जेड अक्षर का कोड लिखा नजर आया, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव के साथ। जैसे कहीं पर जेड को सीधा लिखा गया तो कहीं इसे बॉक्स में लिखा गया। कुछ गाड़ियों पर जेड को एक त्रिकोण के अंदर लिखा गया। बाद में ये जेड निशान पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी तो ये निशान रूस के युद्ध का प्रतीक बन गया। इसी वजह से जब कतर की राजधानी दोहा में रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियक ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के एपरेटस वर्ल्ड कप के फाइनल में जेड लिखा सूट पहनकर प्रदर्शन किया तो वहां हंगामा खड़ा हो गया था।
लेकिन दुनिया के सामने सवाल यह था कि आखिर पुतिन को अपने टैंकों और दूसरी गाड़ियों पर जेड लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और इस कोड का मतलब क्या है। बाद में रूस के हथियारों पर लिखे जेड कोड पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई। कोड के रहस्य पर कई तरह की थ्योरियां भी सामने आई, जिनमें पहली थ्योरी यह कि युद्ध के दौरान इस कोड का मतलब इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि रूसी सेना गलती से अपनी गाड़ियों और टैंकों को निशाना न बना दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के टैंक ही नहीं बल्कि जवान भी एक जैसे दिखते हैं। लेकिन एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक इस तरह के निशान का इस्तेमाल रोजगवर्दिया ट्रूप्स के लिए किया जाता है, जिसका मतलब रशियन नेशनल गार्ड से, ये सेना के जवानों से अलग होते हैं और अपनी हर कार्रवाई की जानकारी सीधे राष्ट्रपति पुतिन को देते हैं। इसी तरह एक और थ्योरी में जेड कोड को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जोड़ दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी में जेलेंस्की की स्पेलिंग जेड से ही शुरू होती है। हालांकि बाद में रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया कि जेड कोड का मतलब युद्ध में जीत के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अब व्लादिमीर पुतिन पर दिए कसाई और सत्ता वाले अपने विवादास्पद बयानों पर अड़ गए। वो भी तब जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन समेत कई देशों के नेताओं ने बाइडेन के बयान की आलोचना की थी। लेकिन इस आलोचना का असर बाइडेन पर नहीं पड़ा और उन पर पत्रकारों के सवालों की बौछार हुई तो वो फिर उलझ गए। यही नहीं, उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। पिछले 4 दिनों से व्हाइट हाउस और पूरी अमेरिकी सरकार बाइडेन का बचाव करने उतरी हुई है, पर यह बवाल फिर भी नहीं थमा। अब तो उन्होंने अपनी ही सरकार की मुश्किल और बढ़ा दी और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बाइडेन ने पुतिन को बुरा आदमी तक कह दिया। साथ ही दोहराया कि ऐसे बुरे आदमी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि वो कई बार सफाई भी देते दिखे। तो दूसरी तरफ पुतिन पर बाइडेन के लगातार जबानी हमले भी जारी हैं। असल में बाइडेन ने पिछले हफ्ते पोलैंड में पुतिन को कसाई कह दिया था और उनकी अगुवाई वाली सरकार का भी विरोध किया था। अब जब बाइडेन ऐसे बयान देंगे तो रूस जैसे ताकतवर देश का भड़कना भी लाजमी है। ऐसे में रूस ने फिर चेतावनी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों से दोनों देशों के रिश्तों पर बड़ा असर पड़ सकता है। खबर है कि तुर्की में बैठक के बाद पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। यह दावा यूक्रेन की ओर से किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को भी बात हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन खबर है कि चौथे दौर की बैठक के बाद दोनों देशों के बीच की दुश्मनी की बर्फ थोड़ी पिघली। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की पहुंचे। रूस का प्रतिनिधिमंडल विमान से इस्तांबुल पहुंचा और बातचीत के लिए रवाना हुआ। थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और बातचीत के लिए रवाना हुए। जंग के बीच हुई बैठक के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है। यही नहीं, मीटिंग से पहले रूस ने सैन्य गतिविधियां कम करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया, जिसके मायने ये निकाले गए कि रूस अपना रुख थोड़ा नर्म कर रहा है। और बैठक के बाद आई खबरों से भी ये संकेत मिले कि रूस के तेवर नर्म पड़े हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के ड्राफ्ट में रूस की 3 बड़ी मांगों का जिक्र ही नहीं है, जिसके बाद अटकलें लगी कि रूस शायद अपनी कुछ मांगों से पीछे हटने पर सहमत हो गया है। कहा जा रहा है कि जिन 3 बड़ी मांगों से रूस पीछे हटने को माना, उनमें एक ये है कि यूक्रेन में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। वहीं खबर है कि रूस यूक्रेन में उसकी सेना का अस्तित्व बनाए रखने पर भी सहमत हो गया है। इसके अलावा यह भी खबर है कि ड्राफ्ट में यूक्रेन में रूस की भाषा को कानूनी सुरक्षा देने का कोई जिक्र नहीं है। कहा जा रहा है कि बैठक में यह भी तय हुआ कि जो बातचीत होगी उसके गारंटर देश अमेरिका, फ्रांस, तुर्की और जर्मनी जैसे देश हो सकते हैं। इस बीच बैठक के बाद शांति की ओर बढ़ने का संकेत देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई। रूस ने कहा था कि वो कुछ इलाकों से सैन्य गतिविधियां कम करेगा, जिनमें कीव और चर्निव जैसे इलाके शामिल हैं। इस ऐलान के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से बेलारूस की ओर जाती दिखी। इन तस्वीरों में रूस की सेना के जवान टैंकों पर चढ़कर आगे बढ़ते दिखे। माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने रूस के उस ऐलान के बाद किया जिसमें उसने कहा कि वो कुछ जगहों पर सेना की मूवमेंट घटाएगा। जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों से लोहा ले रहे अपने फौजियों को रूसी सेना के कमांडर ने सम्मानित किया, जिसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के कमांडर युद्ध के मैदान में मेडल पहनाकर अपने कुछ सैनिकों का हौसला बढ़ाते नजर आए। बताया गया इन सभी फौजियों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों से लोहा लिया और उन इलाकों पर कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए जब रूसी सेना के अधिकारी वहां पहुंचे तो एक छोटे से समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। इसके लिए एक एक कर वो सभी सैनिक अपने अधिकारी के सामने आए और सलामी दी, जिसके बाद उन्हें मेडल से नवाजा गया। साथ ही रूस ने दावा किया कि उसकी फौज ने यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है।
खबर है कि अमेरिका ने तकनीक के क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए नया प्लान बनाया और उसने अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया को एक प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव ऐसे समय दिया गया जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने रूस पर कई पाबंदियां लगा रखी, लेकिन चीन ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस का समर्थन किया है। यानी जिनपिंग ने बड़े ही शातिर तरीके से ये चाल चली और इस वजह से बाइडेन नाराज है। ऐसे में उन्होंने जिनपिंग सरकार को घेरने के लिए चीन के पड़ोसी देशों को प्रस्ताव दे दिया। हालांकि अभी इसमें कुछ भी तय नहीं हुआ है। दुनिया भर का ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है और इसका फायदा भी अमेरिका उठाना चाहता है। सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कारों समेत कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इसका इस्तेमाल होता है और मौजूदा समय में हाईटेक कारें बनाना ऐसी चिप के बिना सोच भी नहीं सकते। चीन पर पिछले दिनों ताइवान ने ऐसे उपकरणों की तकनीक चोरी करने का आरोप लगाया था। अब तक चीन की कोशिश रही कि वो ऐसे सभी उपकरण अपने देश में ही तैयार कर ले, लेकिन ये पूरी तरह से मुमकिन नहीं हो पाया। चीन दुनिया की एक बड़ी आबादी के लिए कंप्यूटर और स्मार्टफोन बनाता है, लेकिन उसे इसके काफी सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं। इसी वजह से वो ताइवान पर कब्जे की कोशिश करता रहता है। पर अमेरिका हमेशा से ताइवान के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन अब रूस का साथ देने और तकनीक के मामले में चीन को मात देने के लिए अमेरिका ये प्लान तैयार कर चुका है। हालांकि इस प्लान पर जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान से हरी झंडी मिलनी बाकी है। अगर ये हरी झंडी मिल गई तो समझिए जिनपिंग एशिया में ही घिर जाएंगे और इस प्लान का रिमोट कंट्रोल सीधे बाइडेन के हाथों में होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बेलगोरोद में